बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस 90 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो मेरे साथ कोई यकीनन चाल चलेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि वो चाल क्या हो सकती है। इसलिए मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ ताकि उसकी बातों से अंदाज़ा लगाकर आने वाले वक्त के लिए कोई पेशबंदी की जा सके। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर अपना ख्याल रखना। वो शक्ल ही से बहुत बड़ा हरामी लगता है। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो फौरन ही वहां से निकलने की कोशिश करना। नरगिस ने कहा, मुतमईन रहो, मैं सिंगल पीस ही वापस आऊंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ से जा रहा हूँ। और वहां अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान मत होना। मैंने कहा। हम अभी बातें कर रहे थे कि गेट पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में चौधरी अमीन ही होगा। मैंने बाहर जाकर जेली दरवाजा खोल दिया, लेकिन चौधरी अमीन की बजाय एक औरत को देखकर चौंके बगैर ना रह सका। उसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। सेहतमंद और हसीन औरत थी। 4-5 महीने की उम्र के एक बच्चा गोद में उठा रखा था और 6-7 साल की उम्र के एक बच्चे ने उसकी कमीज का दामन भी थाम रखा था। मुझे देखकर वो औरत मुस्कुरा दी। मेरा नाम शबाना महमूद है। मैंने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। ये औरत हमसायगी अदा करने आई थी और मेरे ख्याल में ये बात हमारे लिए खतरनाक थी। हमें महल्ले के लोगों से ज्यादा ताल्लुकात इस्तवार नहीं करने थे, लेकिन इस पहली मेहमान को मैं रोक नहीं सका। अचानक औरत की आवाज सुनकर नरगिस भी कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। मैं चंद मिनट वहां रुका, नरगिस को अलग ले जाकर कुछ हदायत दी और रुखसत हो गया। मेन स्ट्रीट पर आते ही मुझे एक टैक्सी मिल गई और मॉडल टाउन में शाहजी की कोठी पर पहुंचने में मुझे 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था और उस अंधेरे को दूर करने के लिए बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने टैक्सी शाहजी की कोठी से तकरीबन 50 गज दूर छोड़ दी और पैदल चलता हुआ कोठी के सामने पहुंच गया। गेट के सामने नीले रंग की एक 58 मॉडल की शेवरलेट का राज था और 58 मॉडल की कार तो सबसे ज्यादा कामयाब समझी जाती थी। उसका इंजन बेहद मजबूत और ताकतवर था। कोठी के सामने खड़ी हुई शेवर देखने में अगरचे पुरानी थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके इंजन पर खासी तवज्जो दी जाती होगी। ये कार स्मगलरों की सबसे ज्यादा पसंदीदा कार थी। मैंने गेट पर कार बेल का बटन दबा दिया और इधर उधर देखने लगा। 1 मिनट बाद ही गेट का जेली दरवाजा खुला। वो एक लंबा तिरंगा आदमी था जो सूरत ही से छटा हुआ बदमाश लग रहा था। वो चलना में मेरी तरफ देखता रहा, फिर इशारा करते हुए बोला, अंदर आ जाओ नाजी बाबू, शाहजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हो गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और जहन में तरह तरह के वसवसे सर उबारने लगे। अंदेशा ये भी था कि दोपहर को टेलीफोन पर मेरी बातों से मशकूक होकर रजिया वापस ना आ गई हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। रजिया बड़ी खरांट औरत थी, बिला चूं चरा मेरी हर बात मान लेती थी, लेकिन वक्त ने उसे भी जमाने की ऊंच नीच समझा दी थी। उसका इससे बड़ा सबूत क्या था कि वो शाहजी जैसे शैतान से मिलकर कारोबार कर रही थी। मैंने कोठी में दाखिल होकर भी इधर उधर देखा। सामने पोर्च में आगे पीछे 2 कारें खड़ी थी, लेकिन उनमें रजिया की कार नहीं थी। मैंने एक बार फिर मुड़कर चौकीदार की तरफ भी देखा। वो गेट के करीब ही खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसने जिस तरह मुझे नाम से मुखातिब किया था, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो पुराना पापी था। या तो मुझे जानता था और उसने मुझे पहचान लिया था, या उसे बता दिया गया था कि मैं इस सुलिये में यहाँ आने वाला हूँ। कोठी बहुत शानदार थी। बरामदे की कुशादा सीढ़ियों और फर्श पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। पिलर पर भी मार्बल ही था। इस जमाने में कोई करोड़पति इतनी शानदार कोठी बना सकता था। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, बरामदे वाला दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आकर मेरी तरफ देखने लगा। उसका उलिया अजीब था। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, सर गंजा और फ्रंट कट दाढ़ी। उसकी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। उसने गलाई में एक स्टील का कड़ा पहन रखा था। धारीदार टी शर्ट और नीली जींद में वो एक अजीब सा किरदार लग रहा था। आओ नाजी बाबू, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों रुक गए हो? उसने भी मुझे नाम से मुखातिब करते हुए अंदर आने की दावत दी और मुझे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। दाखिली दरवाजे की दाईं तरफ ड्राइंग रूम था, जिसका दरवाजा नहीं था। एक कुशादा मेहराब थी और शेफून जैसे बारीक कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसके दूसरी तरफ ड्राइंग रूम का शानदार फर्नीचर नजर आ रहा था। बाईं तरफ एक कमरा था जिसका दरवाजा भिड़ा हुआ था और बिल्कुल सामने वसीउ अरीज हाल कमरा था। दीवार से दीवार तक दबीज, कालीन, नहायत कीमती आरामदेह सोफे और हर वो चीज मौजूद थी जो इस जैसी आलीशान कोठी में होनी चाहिए थी। एक तरफ ऊपर जाने के लिए गोल जीना था जिस पर नीला कालीन बिछा हुआ था। मुझे सुल्तान उर्फ शाहजी की किस्मत पर रिश्क आने लगा। कल फुटपाथ पर हिरवन की पुड़ियां बेचने वाला आज कैसी शानदार जिंदगी बसर कर रहा था। सोफे पर 2 आदमी बैठे हुए थे। सामने वाले सोफे पर तो शाहजी था और दूसरा आदमी जिस सोफे पर बैठा था उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो सोफे में धंसा हुआ था, उसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। मैं आगे बढ़ा तो उस शख्स को देखकर चौंक गया। वो बूटा था। उन दोनों में से कोई भी मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं उठा था और जब मैंने शाहजी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ नहीं मिलाया। बूटे से हाथ मिलाना मैंने जरूरी नहीं समझा और तीसरे सोफे पर बैठ गया। इस तरह वो दोनों मेरे सामने थे और दुबला पतला गंजा तीसरा आदमी दरवाजे के करीब ही खड़ा रह गया। उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं थे। उनके चेहरे देखकर ही मैंने यहाँ की फिजा का अंदाजा लगा लिया था और फिर शाहजी की बेइतनाई ने उसकी तस्दीक भी कर दी थी। शाहजी ने मुझे और रजिया को आज चाय पर बुलाया था, लेकिन मुझे ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे कि चाय से मेरी तवाज़े की जाएगी और मेरा ख्याल था कि रजिया ने भी फोन पर शाहजी को अपने ना आने के बारे में बता दिया था।
जी शाह साहब, मैंने शाहजी की तरफ देखते हुए कहा, आपने कल मुझे एक पेशकश की थी और आज उसी सिलसिले में मुझे याद है। शाहजी ने मेरी बात काट दी, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले मैं कुछ और मामला तय कर लेना चाहता हूँ। ये भी अच्छा हुआ कि रजिया नहीं आई, उसने थोड़ी देर पहले मुझे फोन पर बता दिया था। उसकी मौजूदगी में कुछ बातों की वजाहत मुश्किल हो जाती। उसके खुश्क लहजे और तर्ज अमल से मेरे खदशात की तस्दीक हो गई। यहाँ मामला कुछ और ही था और शायद ये लोग अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी किए बैठे थे। ये तो अच्छी बात है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मामला साफ और खरे हों तो साथ मिलकर चलने में आसानी रहती है। इस किस्म के काम एक दूसरे के एतमाद और भरोसे पर किए जाते हैं। मेरा ख्याल है आप कुछ पुरानी बातों से, हाँ यही बात है। शाहजी ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। तुम जानते हो उन दिनों हमारे हालात क्या थे। हम बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया था उससे तो हमारी कमर ही टूट गई। उन दिनों अगर तुम मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हारी गर्दन ही मरोड़ देता, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कई रोज तक रो पोछ रहे और जब सामने आए तो तुम इतनी ताकत हासिल कर चुके थे कि हमारे लिए तुम्हारा मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया था। लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। शाहजी के बारे में मेरे अंदाजे 100% दुरुस्त निकले। वो नायत कीना परवर और घटिया ज़हनियत का मालिक था। ये बरसों पहले की बात थी, लेकिन वो उसे भूला नहीं था। इस वक्त वो बिलाशुबा करोड़पति था। लाख 2 लाख की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उसकी फितरत कुछ ऐसी थी कि वो ऐसी बातों को फरामोश नहीं कर सका था। लेकिन क्या, मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं वो सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। शाहजी ने कहा, तुम एक ज़हीन और दलेर आदमी हो, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लूंगा, बशर्ते के। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी इस तरह बार बार खामोश हो जाने से मेरी उलझन बढ़ रही थी। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो सुल्तान, इस तरह पहलियों में बात उलझ जाएगी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैंने आपसे जनाब के सीगे का इस्तेमाल तर्क कर दिया और शाहजी कहने के बजाय उसके पुराने नाम से मुखातिब किया था। शाहजी मेरे इस अंदाजे तखातब पर चौंक गया, उसकी भवें तन गई। तो साफ बात यह है कि उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर तुम वो जेवरात मेरे हवाले कर दो तो मैं पिछली सारी बातें भूलने को तैयार हूँ। मैं उछल पड़ा और बूटे की तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। उसे यहाँ देखकर ही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था और अब उसकी तस्दीक भी हो गई। शाहजी को जेवरात की कहानी उसी ने सुनाई थी। वो जेवरात मेरे पास नहीं है, अगर होते भी तो तुम्हारे हवाले ना करता, मैंने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि करोड़ों की मालियत के वो जेवरात तुम्हारे हवाले कर दूंगा? देखो नाजी बाऊ, बूटे ने मेरी तरफ देखते हुए घुर्रा कर कहा, उस रात तो तुम मुझे धोखा देकर चौधरी अशरफ के डेरे से भाग गए थे, लेकिन ये मत समझना कि अपनी बात की तस्दीक कर लो बूटे। मैंने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं भागा था। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हारी और जगत सिंह की ठुकाई कर दी थी? बंद करो ये बकवास। बूटा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं, वो जेवरात हमारे हवाले करने को तैयार हो या नहीं? नहीं, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, इसलिए कि वो जेवरात मेरे पास नहीं है। उस रोज रजिया ने भी तुम्हें बताया था जेवरात उसकी तहवील में है। लानत भेजो उस कंजरी पर, बूटा घुराया। तुम उसके पुराने आशिक हो। उसने तुम्हें बचाने के लिए कह दिया था, लेकिन अब तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। तो फिर तुम कोशिश करके देख लो। मेरा लबू लहजा अब भी पुरसुकून था और बड़े इत्मीनान से मैं सोफे पर बैठा हुआ था। बूटा मुझसे चंद फुट के फासले पर खड़ा था। उसके जबड़े भींचे हुए थे, हाथों की मुठ्ठियां भी बार बार खुल और बंद हो रही थी। लगता था जैसे वो शदीद असाबी तनाव का शिकार हो। मैं उसकी ये कैफियत देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि इस तरह जोश और गुस्से का इजहार करने वाले आसान शिकार साबित होते हैं और बहुत जल्द मार खा जाते हैं। दरवाजे के करीब खड़ा दराज कामत गंजा भी करीब आ गया। मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि कोठी में इस वक्त 4 आदमी थे। एक बाहर गेट पर खड़ा था और 3 मेरे सामने थे। अगर 5वां कोई होता तो अब तक मेरे सामने आ चुका होता। बूटे ने शाहजी की तरफ देखा, जो अब भी इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा और फिर बूटे की तरफ देखकर घुराते हुए बोला, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इससे मालूम करो जेवरात कहाँ है। ओए शादे, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसको। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस रोज रदिया ने बूटे को बताया था कि जेवरात उसकी तहवील में है, लेकिन बूटे ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और रदिया ने भी शाहजी को कुछ नहीं बताया था। और ये लोग यही समझ रहे थे कि वो कीमती जेवरात मेरे पास हैं। और वैसे इस हकीकत को जुटलाया भी नहीं जा सकता था कि वो जेवरात अब वाकई दोबारा मेरे कब्जे में आ चुके थे। बूटा मुठियां भींचता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 6 फुट का फासला रह गया था। मैं अचानक ही पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और अरना बैंसे की तरह डकराता हुआ बूटे की तरफ लपका। मेरे सर की जोरदार टक्कर बूटे के पेट पर लगी। बूटे के मुंह से चीख निकल गई। मैं उसे धकेलता हुआ दूर तक ले गया। वो पीछे पड़े हुए सोफे पर गिरा। सोफा उलट गया और बूटा उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पीछे जा गिरा। मैं अपने आप को ना संभालता तो उसके साथ ही गिरता। मेरा ये हमला उन तीनों के लिए गैर मुतवक्के था। गंजे सर वाला दराज कामत शादा हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। ओए पकड़ इसको, मुंह क्या देख रहा है? शाहजी चीखा। शादा दौड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े एक बार फिर पूरी कुव्वत से ऊपर उछला और शादा जैसे ही करीब पहुंचा मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी और वो चीखता हुआ पीछे उलट गया।
ये फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट की किक थी। मैंने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा था। राजस्थान में कई महीने लड़ाई बढ़ाई में गुजरे थे। दुश्मनों से पीट कर भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। बड़े बड़े तजर्बों से गुजरा था मैं। बाज दाव तो मैंने ऐसे भी सीखे थे कि हरीफ मेरी गिरफ्त में आने के बाद जिंदा बच ही नहीं सकता था। उनमें एक दाव ऐसा था जिसे मार्शल आर्ट की जबान में नेक लॉक कहते हैं, लेकिन मैं उसे गर्दन तोड़ दाव कहता हूँ। और यही दाव हिंदुस्तान में लड़ाई के दौरान मेरे काम आते रहे थे और लगता था अपने वतन आ जाने के बाद भी मुझे यही हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उन दोनों का असर देखकर शाहजी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और चीख चीख कर उन दोनों को गैरत दिलाने लगा। बूटा पहले उठा था। सोफे से उल्टकर कलाबादी खाने के बाद उठने की कोशिश करते हुए उसका सर दीवार से टकराया था। वो एक हाथ से सर सहलाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। इस मर्तबा मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बूटा ने दौड़ते हुए हमला कर दिया। उसने मेरे मुंह पर गुंसा मारने की कोशिश की थी। मैंने उसका वार रोक लिया। एक हाथ से उसकी बगल के नीचे जोरदार गुंसा रसीद किया। यह भी एक मेरा पसंदीदा दाव था। उससे हरीफ का बाजू मफलूज किया जा सकता था। बूटा कराता हुआ तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। मैंने दूसरा गुंसा उसके कंधे पर बाजू के ऐन जोड़ पर लगाया। हथौड़े की तरह लगने वाली जरब ने बूटे को चीखने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे झुका तो मैंने उसके चेहरे पर घुटने की जरब लगाई। वो एक बार फिर चीख कर सीधा हो गया। इस मर्तबा मैंने उसके बाजू को दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर मोड़ना शुरू कर दिया। बूटा कराता हुआ घूम गया और आखिरकार उसकी पुश्त मेरी तरफ हो गई। इसी दौरान शायद मैं शादी को भूल गया था। जब दुश्मनों की तादाद एक से ज्यादा हो तो ज़हन को हाजिर रखना पड़ता है और मुझसे ये गलती हो गई जिसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। शादी ने पुश्त से एक बाजू मेरी गर्दन पर लपेट लिया और दूसरे हाथ से मेरे पहलू पर गुंसे बरसाने लगा। एक गुंसा उसने मेरी खोपड़ी पर भी रसीद कर दिया। मेरी आंखों के सामने नीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। शादी ने मेरे खिलाफ वही दाव इस्तेमाल किया था जो मेरा पसंदीदा था, यानी नेक लॉक, और ये मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता था। दूसरी तरफ बूटा अभी तक मेरी गिरफ्त में था। सामने खड़ा हुआ शाहजी चीख चीख कर शादी को शाबाश दे रहा था। शाबाश शादे, मरोड़ दे इसकी गर्दन, लगा जोर। मैंने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया और बूटे के कूलों पर किक लगाते हुए उसका बाजू भी छोड़ दिया। किक ज्यादा जोरदार नहीं थी, मगर बूटा लड़खड़ाता हुआ सामने खड़े हुए शाहजी से टकरा गया और उसे साथ लेता हुआ सोफे पर गिरा। उन दोनों के बोझ से सोफा उलट गया। शाहजी के मुंह से पहले चीख निकली, फिर मुगल्लजात का गटर उबल पड़ा। उसकी क्राकली फुटबॉल की तरह उड़ती हुई दूर जा गिरी। अब मैं शादी की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश में था। वो अगरचे बांस की तरह दुबला पतला था, लेकिन उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी। वो कद में भी मुझसे खासा लंबा था। उसका सीना मेरे कंधों को छू रहा था। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की पोजीशन में था। मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मैंने दोनों हाथ उसके बाजू पर जमा लिए, लेकिन गिरफ्त ढीली करने में कामयाब ना हो सका। उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली थी, जिससे उसकी गिरफ्त कुछ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसने गर्दन को जोरदार झटका दिया। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी भी किसी लम्हे टूट जाएगी। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा एहसास हुआ कि जब मैं अपने किसी दुश्मन की गर्दन इस तरह गिरफ्त में लेता था तो उसे किस तरह अजियत होती थी। ओए शादे, तोड़ दे गर्दन इसकी। शाहजी की चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। खत्म कर दे इसको। यह अब तक खुसरो से लड़ता रहा है। आज इसे मालूम हो जाना चाहिए कि शाहजी से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। तोड़ दे इसकी गर्दन। शाहजी की आवाज मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ रहे थे। सांस रुकने लगी और शायद यही वो कैफियत होती थी जिसे ऐसे मौके पर मेरा शिकार हौसला मार देता था और मैं एक ही झटके से उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता था। लेकिन मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मरूंगा। मैंने एक बार फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियां शादे के बाजू और अपने गले के दरमियान फंसा ली और जिस्म की पूरी कुव्वत मुजतमे करके जोरदार झटका दिया, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मैंने दूसरा अरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसमें अगरचे रिस्क था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने शादी के हाथ पर गिरफ्त जमाए रखी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकता चला गया। मुझसे लंबे कद की वजह से शादे के पैर सख्ती से अपनी जगह पर जमे रहे। उसे नीचे झुकाना बहुत मुश्किल था और फिर मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त भी मजबूत हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैंने अपने आप को जोरदार झटका देते हुए नीचे झुक गया और जब शादा मेरे ऊपर झुका तो मुझे यूं लगा जैसे किसी भी लम्हे मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। बेबसी की मौत तो मैं नहीं मरूंगा। ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने अपना दिफा नहीं किया था। मैंने नीचे झुकते हुए अपने आप को एक और झटका दिया और शादा मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल मेरे सामने गिरा। अगर मेरे आवाज पूरी तरह बहाल होते तो मैं शादे को छाप लेता, लेकिन शादे की गिरफ्त छूटते ही मेरी गर्दन को जो आखिरी झटका लगा था उससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं उस वक्त तकरीबन 2 जानों था। एक हाथ से गर्दन सहलाते हुए मैं सर को हल्के हल्के झटके देने लगा और फिर पुश्त पर पड़ने वाली एक जोरदार किक ने मुझे सजदा रेज होने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ ही शाहजी के चीखने की आवाज सुनाई दी। पुश्त पर पड़ने वाली ठोकर और शाहजी के चीखने की आवाज मुझे पूरी तरह होश में ले आई। वो चीख चीख कर शादे और बूटे को गैरत दिला रहा था। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और मेरी पहली ठोकर शाहजी के घुटने पर लगी। वो कुत्ते के पल्ले की तरह च्याऊं च्याऊं करता हुआ दौड़ा हो गया।
मैंने फुटबॉल की किक की तरह उसके थोबड़े पर ठोकर मार दी। वो सीधा हो गया। उसके मुंह से बड़ी तारीखी और क्लासिकी किस्म की गालियां निकलने लगी। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उसके जबड़े पर एक और गुंसा जमा दिया। शाहजी उर्फ सुल्तान कमजोर या बुज़दिल नहीं था। जब मैं हमीदे पहलवान के होटल में मुलाजिम था तो मैंने उस वक्त भी उसे देखा था। ये 10 नंबरी का बदमाश था। रोजाना कोई ना कोई दंगा होता रहता था। लड़ाई झगड़ा तो शायद इसकी फितरत में शामिल था, लेकिन अब इसमें तब्दीली आ गई थी। अब वो सड़क छाप गुंडा नहीं था, इसके पास बेबना दौलत आ गई थी। वो एक बहुत बड़े गिरोह का लीडर था। उसने अपना एक स्टेटस बना लिया और उस स्टेटस के लोग खुद किसी से हाथापाई नहीं करते, बल्कि अपने गुर्गों को शतरंज के मोरों की तरह आगे बढ़ाते हैं। शाहजी भी यही कुछ करता रहा। वो शादे को जोश देता रहा और अब मेरे काबू आ गया तो कुत्ते के पल्ले की तरह चीखने लगा, लेकिन मुझे उसकी ज्यादा तवादे करने का मौका नहीं मिल सका। शादा और बूटा बैक वक्त मुझ पर पल पड़े। इस मर्तबा मैं अपना दिफा नहीं कर सका और दोनों मेरी पिटाई करने लगे। बूटे का जोरदार गुंसा मेरे जबड़े पर लगा। मेरे एक दांत हिल गया और खून बह निकला। मुंह में अपने खून का जायका महसूस करके मुझ पर जुनून सा तारी हो गया और फिर मैंने उन दोनों को गुंसों और ठोकरों पर रख लिया। मौका पाकर मैं शाहजी को भी एक आध लाज या गुंसा रसीद कर देता, जो इधर उधर नाचते हुए चीख चिल्ला रहा था। वो दोनों मेरे हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। मैं अपने जुनून में शायद उनमें से किसी एक को खत्म कर देता, लेकिन शाहजी मौका पाकर बरामदे वाले दरवाजे की तरफ चला गया और चीख चीख कर चौकीदार को पुकारने लगा। मकसूद है, ओए मकसूद है, भाग क्या, पकड़ इसको। बाहर गेट पर खड़े हुए मकसूद ने अंदर से शोर और शाहजी के चीखने चिल्लाने की आवाजें तो सुनी होंगी, लेकिन अब तक उसने ये सोचकर नजरअंदाज कर रखा होगा कि मैं अकेला था और वो 3, इसलिए मुझे उन लोगों को कोई खतरा नहीं हो सकता था। मैंने बूटे के पेट में एक और जोरदार ठोकर रसीद की। वो दोहरा हुआ तो मेरी ठोकर उसकी खोपड़ी पर पड़ी। वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया। इसी दौरान शादा उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी खोपड़ी पर भी ठोकर लगाई और इधर उधर देखने लगा। अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। इन दोनों से तो मैं अब तक निमटता रहा था। अगर मकसूद भी पहुंच गया तो मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे के रास्ते बाहर जाना मुमकिन नहीं था। दरवाजे में शाहजी खड़ा था और उस तरफ से मकसूद भी आ रहा था। यकीनन पिछली तरफ भी कोई दरवाजा होगा, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर जाकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। और फिर यहाँ से फरार का एक ही रास्ता नजर आया और दूसरे ही लम्हे मैंने ऊपर जाने वाली गोल जीने की तरफ दौड़ लगा दी। ओए शादे, बूटे पकड़ इसको, ये भाग रहा है। दरवाजे के करीब खड़ा हुआ शाहजी चीखा। बूटे ने उठकर जीने की तरफ दौड़ लगा दी। वो तेजी से गोल जीने पर चढ़ने लगा। मैं जीने के वस्त में पहुंच चुका था। रुककर एकदम पलटा और ऊपर आते हुए बूटे के सर पर ठोकर दे मारी। वो चीख कर गिरा और सीढ़ियों पर कलाबाजियां खाता हुआ नीचे लुढ़कता चला गया। मैं आखिरी सीढ़ी पर था कि मकसूद अंदर दाखिल हुआ। उसने ऊपर देखा और रुककर अपनी कमीज के अंदर हाथ डालने लगा। जब मैं इस कोठी के गेट में दाखिल हुआ था तो सबसे पहले मेरा सामना मकसूद ही से हुआ था और मैंने बाएं पहलू पर उबार सा देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल या रिवाल्वर छुपा हुआ है और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। मैं उस वक्त ऊपर वाली बालकनी में पहुंच चुका था। मकसूद ने फायर कर दिया। ठीक उसी वक्त मैंने एक दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। गोली मेरे सर के तकरीबन 2 फुट ऊपर से गुजर गई। मैं झुककर दौड़ता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हो चुका था। यह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और गालिबन सीटिंग रूम के तौर पर आरास्ता था। इसके दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। जीने पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो गालिबन मकसूद ही था जो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। पहले हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि ऊपर चुटकी लगी हुई है। मैंने चुटकी गिराकर एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी और उसके साथ ही मैं चौंक गया। ये बरामदे और पोर्च की छत थी जिसे टेरेस बना रखा था। पोर्च की छत बरामदे की छत से तकरीबन 1.5 फुट नीचे थी। दोनों छतों पर मिट्टी डालकर घास लगाई थी और इस तरह ये दोनों छतें भी खूबसूरत लाबी बन गई थी और किनारों के साथ साथ गमले रखे हुए थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बरामदे वाली छत पर 2 गार्डन चेयर्स भी रखी हुई थी। मैं बरामदे वाली छत से छलांग लगाकर पोर्च वाली छत पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। ये छत जमीन से तकरीबन 15 फुट ऊंची थी। दाईं बाईं पुख्ता रवश थी और सामने लान था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और लान की तरफ छलांग लगा दी। उस वक्त फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गालिबन मकसूद ने दरवाजे से निकलते ही मुझे देखकर गोली चला दी थी, मगर मैं छलांग लगा चुका था। घास लबीज थी। 15 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैंने वहां से उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी जहां लान के इख्तिताम पर 3-4 दरख्त नजर आ रहे थे। अगर मैं गेट की तरफ दौड़ता तो बड़ी आसानी से गोली का निशाना बन सकता था, जबकि उस तरफ दरख्तों की वजह से बच जाने के इम्कानात ज्यादा थे। मकसूद भी पोर्च वाली छत पर पहुंच चुका था। उसने पे दर पे 3 फायर किए, लेकिन उस तरफ अंधेरा था और मैं वैसे भी जिग जैग बनाकर दौड़ रहा था। मैं बाहिफाजत दरख्तों के पीछे पहुंच चुका था। एक दरख्त की आड़ में रुककर मैंने पोर्च का जायजा लिया। छत के किनारे पर मकसूद के साथ अब एक और हेवला भी नजर आ रहा था। ऊपर अंधेरा होने की वजह से मुझे किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो गालिबन मकसूद ही था जो छत के किनारे पर किसी कदर आगे को झुका हुआ था। वो शायद छलांग लगाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई और फिर वो दोनों मुड़कर पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। मैंने इधर उधर देखा,
कोठी की बाउंड्री वाल तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। प्लस्तर चिकना था और पैर जमाकर दीवार पर चढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन दीवार की बुलंदी मेरे लिए मसला नहीं थी। मैं दौड़ता हुआ दीवार के करीब वाले दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त की 2-3 शाखें दीवार पर झुकी हुई थी। मकसूद या बूटा वगैरह किसी भी लम्हे इस तरफ आ सकते थे। मैं दरख्त पर चढ़कर दीवार की तरफ वाली शाख पर चढ़ने लगा। पत्ते गुंजान थे। मेरे आगे बढ़ने की आवाज पैदा हो रही थी। ओए सूदे, शाह जी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उधर देखो, दरख्तों की तरफ, वो उधर छुपा होगा। जल्दी करो, गोली से उड़ा दो उसे। जिंदा इस चारदीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए उसको। मैं शाख पर तेजी से आगे बढ़ा। मकसूद दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा था। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। वो शायद आम का दरख्त था। उसकी लकड़ी तो वैसे ही कच्ची होती है। वो शाख भी ज्यादा मोटी नहीं थी। मेरे बोझ से झुकने लगी और फिर तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। वो शाख टूट रही थी। मैंने दूसरी शाख को पकड़कर दीवार पर छलांग लगा दी। मकसूद दौड़ता हुआ करीब पहुंच रहा था। शाख टूटने की आवाज उसने भी सुन ली थी और फिर उसने आवाज पर यके बाद दीगरे 2 गोलियां चला दी, लेकिन वो गोलियां मुझसे कई फुट दूर गुंजान पत्तों को चीरती हुई निकल गईं। मैं दीवार पर पहुंच चुका था। पैर टिकते ही मैंने छलांग लगा दी। उस तरफ तकरीबन 10 फुट चौड़ी कच्ची गली थी। जमीन पर पैर टिकते ही मैं उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ये दरअसल कोठियों के दरमियान छोड़ी हुई जगह थी। दोनों तरफ की कोठियों के पैरों की दीवारें इस तरफ थी। आगे पीछे की गलियों में आने जाने के लिए लोग शॉर्टकट के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। मैं दौड़ता हुआ शाह जी की कोठी के पिछली गली में पहुंच गया। पिछली की तार की कोठियों के सामने के रुख इस तरफ थे। कई कोठियों के सामने कारें वगैरह भी खड़ी हुई थी। अभी तो शायद 9:30 ही बजे थे। तकरीबन तमाम ही बंगलों की बत्तियां जल रही थी। लोगों की आमदोरफ्त भी थी। मैं एक तरफ दौड़ता चला गया। गली में आते जाते लोगों ने हैरत से मेरी तरफ देखा जरूर था, लेकिन किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। चौथी कोठी के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं गैर इरादी तौर पर मोटरसाइकिल के करीब रुक गया। हैंडल को हिलाकर देखा, वो लाग नहीं थी। मैं सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा और ठीक उसी वक्त मकसूद उस कच्ची गली के रास्ते पर दौड़ता हुआ इस गली में आ गया। उसने शोर मचा दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने मुखालिफ सिम्त की तरफ मोड़कर उसे गियर में डाल दिया। मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से हरकत में आई। मकसूद ने मुझे रोकने के लिए एक और गोली चलाई, मगर मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। मैं मोटरसाइकिल को मॉडल टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ गुलबर्ग की तरफ निकल आया। मेरा ख्याल था कि उस मोटरसाइकिल को लिबर्टी के आसपास कहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अभी खियाबान पर लिबर्टी से बहुत दूर था कि मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो गया और उसकी रफ्तार बतदरीज कम होती चली गई। ये सड़क उस जमाने में ज्यादा आबाद नहीं थी। ट्रैफिक भी बहुत कम था। उस वक्त भी इक्का दुक्का गाड़ियों ही की आमदोरफ्त थी। मोटरसाइकिल रुकी। इसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया ही था कि पीछे से आने वाला एक रिक्शा मेरे करीब रुक गया। की गल है बाबूजी, पेट्रोल मुक गया है? ड्राइवर अपनी सीट पर बाहर की तरफ झुकते हुए बोला। फिर मेरा हुलिया देखकर चौंक गया। ओहो, आप तो जख्मी भी हो। आहो यार, मैंने जवाब दिया। पिछले मोड़ पर सड़क पर गटर का पानी फैला हुआ था। बाइक स्लिप हो गई और यहाँ अगर इसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया है। ये सवारी भी शैतानी चरखा है। इसके फायदे तो बहुत हैं, पर बेएहतियाती नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे लिबर्टी तक पहुंचा दो, किराया ले लेना। बैठो सरकार, रिक्शा ड्राइवर ने कहा। मैंने मोटरसाइकिल सड़क से हटाकर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और रिक्शे में बैठ गया। 4 मिनट बाद ही रिक्शा लिबर्टी पहुंच गया। यहाँ खासी रौनक थी। ड्राइवर ने रिक्शा पेट्रोल पंप के करीब रोका। मैंने उसे जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया तो वो बोला, पेट्रोल लेकर वापस नहीं जाना, पहले मैं किसी डॉक्टर से मरहम पट्टी कराऊंगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम जाओ, मैं कोई और रिक्शा देख लूंगा। मैंने कहा। रिक्शा चला गया। मैं पेट्रोल पंप के करीब ही साइड पर हट कर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट बाद एक और खाली रिक्शा वहां आ गया। रेस कोर्स रोड से मैं एक और रिक्शे पर बैठकर लक्ष्मी चौक और वहां से तीसरे रिक्शे पर आउटफार रोड पहुंच गया। उस वक्त 10:30 बज चुके थे। मैंने रिक्शा मेन रोड पर ही छोड़ दिया और गलियों में चलता हुआ नई किराए की कोठी के सामने पहुंच गया। मैंने बेल बजाई तो 1 मिनट से भी कम वक्फे में गेट का जेली दरवाजा खुल गया। नरगिस मेरा हुलिया देखकर बदहवास हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि बरामदे में एक कुर्सी पर मैंने चौधरी अमीन को भी बैठे हुए देख लिया था। मुझे देखकर वो भी तेज कदम उठाता हुआ करीब आ गया। कहाँ रह गए थे आप? वो मुझ पर तवज्जो दिए बगैर बोला। आपकी मिसेज परेशान हो रही थी और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी तो रुककर बोला, अरे आप तो जख्मी हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं यार। बाटी से इस तरफ मुड़ते हुए तांगा उलट गया था। मैं आगे बैठा हुआ था। घोड़े के गिरते ही मैं कलाबाजी खाते हुए गिरा। मामूली चोटें आई, परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा, अंदर चलो, जरा आईने में देखो, क्या हालत हो रही है तुम्हारी। नरगिस मुझे बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ ले चली। चौधरी अमीन भी हमारे साथ ही था। वो बरामदे में रुक गया। नरगिस मुझे बेडरूम में ले आई। मैं उसे हाथ छुड़ाकर बाथरूम में घुस गया और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप का जायजा लेने लगा। एक दांत हिल जाने से थोड़ा सा खून निकला था, मगर फिर रुक गया था। मुंह में खून का जायका अब भी महसूस हो रहा था। बाईं आंख के नीचे रुखसार पर 1 रुपए के सिक्के के बराबर नीला धब्बा पड़ा हुआ था और पेशानी पर भी दाईं तरफ आंख से कुछ ऊपर बहुत मामूली सा गोमड़ था। ये मामूली चोटें थी और तकलीफ भी ज्यादा नहीं थी। मैं बर्दाश्त कर सकता था। दरअसल मैं ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करने का आदी हो गया था।
मैंने मुंह हाथ धोया और बाथरूम से बाहर आ गया। नरगिस कमरे में खड़ी थी। चौधरी अमीन 8 बजे खाना लेकर पहुंच गया था। नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस वक्त सामने वाली पड़ोसन शबाना भी बैठी हुई थी। अमीन को जब पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो खाना लेकर चला आया। अभी आधा घंटा पहले ही तो आया था, फिर वापस जाना चाहता था मगर मैंने रोक लिया। इतनी बड़ी कोठी में मुझे डर लग रहा था। तुम्हें देर हो जाने से मैं वैसे ही परेशान थी। पड़ोसन को तुमने क्या बताया है? उसने कुछ पूछा तो होगा। मैंने कहा था कि चौधरी अमीन मेरे शोहर का बहुत पुराना दोस्त है। नरगिस ने मानी खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है मेरे और अपने बारे में क्या बताया? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, वो बोली। उसके पूछने पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम जेलम से आए हुए हैं, चंद रोज अपने एक अजीज के यहाँ रहे, फिर ये कोठी किराए पर ले ली। कारोबार के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। चलो ठीक है, मैंने कहा। अब तुम खाना गर्म कर लो, मुझे भूख लग रही है। नरगिस किचन की तरफ चली गई और मैं बरामदे में आ गया। चौधरी अमीन मुझे देखते ही कुर्सी से उठ गया। अब मैं चलूंगा जफर साहब, वो बोला। काफी देर हो गई, आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं, आप आराम करें। आप खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा। मेरी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए, नरगिस खाना गर्म कर रही है। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैं चौधरी अमीन से ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ साथियों की तलाश थी और मैंने चौधरी अमीन के हवाले से भी एक मंसूबा बना लिया था और उस पर बतदरीज अमल करना चाहता था। बरामदे में एक गोल मेज रखी हुई थी और ये मेज मैंने खास तौर पर खरीदी थी ताकि बरामदे में या कंपाउंड में जामन के सामने पड़ी रहे और हम उस पर चाय पिया करें। नरगिस खाना ले आई। चिरगा और तकिए थे और उसके साथ रोगनी नान था। खाना इतना ज्यादा था कि 6 आदमी पेट भर कर खा लेते, फिर भी बच जाता। खाने के दौरान खुश गपियां होती रहीं। चौधरी अमीन ने मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैं टाल गया। वो 11:30 बजे के करीब रुखसत हो गया। नरगिस ने बर्तन वगैरह धो लिए। हम बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मैं उसे शाहजी की कोठी में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताता रहा। बात करते हुए मैं बार बार अपने मजरूर रुखसार और पेशानी को सहला रहा था। मुझे उस जगह खाल में कुछ तनाव सा महसूस हो रहा था। 1 मिनट, मैं अभी आई। नरगिस कहते उठकर कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक डिबिया थी। ये क्या है? मैंने पूछा। विक्स। मुझे पहले इसका ख्याल ही नहीं रहा। नरगिस ने कहते हुए डिबिया में से गहरे नीले रंग की चौड़े मुंह वाली एक गोली शीशी निकाल ली। ये अपने गाल और पेशानी पर लगा लो, सोजन कम हो जाएगी और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तुम ही लगा दो, मैं कहते हुए आगे झुक गया। उसने उंगली भरकर विक्स निकाली और मेरे मजरूर रुखसार और पेशानी के घूमड़ पर लगाने लगी। मुझे पहले ही शुबा था। वो डिबिया बंद करते हुए कह रही थी, तुम तो उसे बहुत अरसे से जानते हो, लेकिन मैंने उस रोज पहली मर्तबा उसे देखा था और समझ गई थी कि वो बहुत ही घटिया फितरत का मालिक है। मैं भी उसके बारे में ये सब कुछ जानता हूँ, मैंने कहा। कल उसकी बातों से भी मुझे शुबा हुआ था। उसने कितने इत्मीनान से सब कुछ बुलाकर मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश कर दी थी। हालांकि ये कारोबार ऐसा है कि एक मर्तबा धोखा देने वाले को दूसरी मर्तबा सामना होने पर मौत के घाट तो उतारा जा सकता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसने मुझे अपने साथ काम की पेशकश कर दी थी। आज मैं दरअसल यही जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या है और वो करना क्या चाहता है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। वो फौरन ही खुल गया। उसने मेरे लिए सारा बंदोबस्त कर रखा था। वो हरामी मुझे जेवरात हासिल करना चाहता था। जेवरात? नरगिस की आंखों में उलझन सी आ गई। उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पास जेवरात हैं? लेकिन शायद रजिया नहीं। मैंने मुस्कुराते उसकी बात काट दी। रजिया उससे भी बड़ी अराफा है। जेवरात उसके पास थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने शाहजी को हवा तक लगने नहीं दी होगी। और वैसे भी शाहजी के पास बूटा बैठा हुआ था। बूटे को जेवरात के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने शाहजी को बताया होगा और आज उन्होंने मुझसे वो जेवरात हासिल करने के लिए ही ये प्लानिंग की थी। लेकिन शाहजी आज की ये मार भी मुद्दतों याद रखेगा और कल सुबह जब रजिया वापस आएगी तो मुझे डर है कि उसका हार्ट फेल ना हो जाए। मैंने नरगिस की बात काट दी। वैसे वो थैला कहाँ है? मैंने अलमारी में रख दिया था। आओ जरा देखते हैं तुम उस जंबील में क्या कुछ लेकर आए हो। नरगिस कहते हुए उठ गई। उस वक्त 1 बजने वाला था। हम बरामदे से उठकर अंदर आ गए। मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और ऊपर का बोल्ट भी चढ़ा दिया। कमरे में आकर नरगिस ने खिड़कियों के सामने पर्दे बराबर कर दिए और कमीज के गिरेबान में हाथ डालकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला, जिसमें सिर्फ 2 चाबियां थी। ये दोनों चाबियां अलमारी की थी। उसने एक चाबी से अलमारी का दरवाजा खोला और थैला निकालकर बेड पर बैठ गई। मैले कपड़े अब भी थैले में थे, जो उसने निकालकर नीचे फर्श पर फेंक दिए और फिर फाइलें निकालकर एक तरफ रख दी और थैले को उठाकर पलट दिया। उसके साथ ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। 1000 और 500 रुपए वाले नोटों की गड्डियां और जेवरात देकर उसने एक हाथ सीने पर रख लिया। तुमने तो वाकई उसके पास फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी। वो अपनी कैफियत पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोली। अगर उसका हार्ट फेल ना हुआ तो मुझे यकीन है कि वो खुदकशी जरूर कर लेगी। मैं जवाब देने की बजाय नोटों की गड्डियां उठाकर अलग अलग रखने लगा। वो रकम गिनने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। 1-1 लाख और 50-50 हजार के बंडल थे। हर बंडल पर बैंक की मोहर लगी हुई थी। नरगिस ने वो नेकलेस उठाकर गले में पहन लिया, जो उस रोज भी उसने पसंद किया था। मैंने रजिया के जेवरात भी डिब्बों से निकालकर थैले में डाल दिए। उन्हें अलग अलग करना ज्यादा मुश्किल नहीं था।
सोने की रंगत और डिजाइन बिल्कुल अलग थे, इसीलिए वो जेवरात अलग करने में भी मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैं अपने काम में लगा हुआ था और नरगिस अपने काम में मसरूफ थी। नेकलेस पहनने के बाद उसने कलाइयों में दोनों मोटे मोटे जुड़वा कंगन भी पहन लिए और एक हाथ की उंगलियों में 2 अंगूठियां भी पहन ली थी। कैसी लग रही हूँ, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। हिंदुस्तान की किसी रियासत की महारानी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो जाकर आईने में देख लो। वो उठकर बाथरूम की तरफ चली गई, दरवाजा खोला और बत्ती जलाकर सामने लगे हुए आईने में देखने लगी। आओ यहाँ आकर देखो मैं आईने में कैसी लग रही हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बेड से उठकर उसके करीब चला गया और उसके पीछे खड़े होकर उसे आईने में देखने लगा। वो वाकई ही कोई महारानी लग रही थी।